स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? The screen is visible, guys. ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, सो आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 2 का सेकेंड कोर पेपर दैट इज इंटरमीडिएट स्टैट्स इसको स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानते हैं कि आपको क्या पढ़ना है एंड उसको कहाँ से पढ़ना है, क्या बेसिकली आपके जेएलडी बोर्ड से कौन से चैप्टर को बेसिकली आपको फॉलो करना है, एज वेल एज मेरी तरफ से आपको स्टैट्स के लिए जो बुकलेट दी जाएंगी वो कितना एफिशिएंट है और उसमें आपको क्या सब करना है। ठीक है, चलिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ये एक तरीके से टेबल यहाँ पे आप लोगों के लिए शो किया हुआ है जिसके अंदर में आपके सेमेस्टर 2 का जो इंटरमीडिएट स्टैट्स है उसका पूरा सिलेबस गिवन है। तो टोटल जो आपका सिलेबस है वो 4 यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें कि पहले यूनिट के अंदर में आपको पढ़ना है सैंपलिंग के बारे में, जहाँ पे आप बेसिक सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन से हम लोग कैसे सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, सैंपल के ऊपर कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, कैसे एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, मतलब बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। और ये करना कहाँ से है? तो आपके जेएल बोर्ड की बुक से आपको चैप्टर नंबर 5 का 3 सेक्शन करना है, 5.3, 5.4 एंड 5.5। दैट्स इट। पूरा चैप्टर 5 भी नहीं करना, चैप्टर नंबर 5 के कुछ सेक्शंस करने हैं जो कि 3 सेक्शन है, 3, 4 एंड 5। ठीक है। सेकेंड यूनिट के अंदर में आपको पढ़ना है एस्टिमेशन के बारे में। अब ये एस्टिमेशन क्या होता है? तो आप जो पहले वाले यूनिट से जो भी सैंपल पैरामीटर आप निकालना सीखोगे वो पैरामीटर सच में बढ़िया है या नहीं है, बेस्ट है या नहीं है। बेस्ट का मतलब होता है कि वो पैरामीटर एफिशिएंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उन सभी चीजों को आप विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स और कुछ स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट को यूज करके एस्टिमेट करोगे। तो यहाँ पे आप बेसिकली मैथमेटिक्स का यूज करने के बाद अब अपने पैरामीटर को एस्टिमेशन मतलब पैरामीटर का चेक करोगे कि वो पैरामीटर गुड एस्टिमेटर है या नहीं है। इसके बाद जो आपका ये थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है इसको हम लोग एक साथ क्लब करके पढ़ेंगे, जिसके अंदर में आप लोगों को टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर पढ़ाया जाता है कि मतलब आपने जो भी पैरामीटर लिए हैं वो पैरामीटर कितना सही है, उसकी रिजेक्शन रीजन कहाँ पे है, उसका एक्सेप्टेंस रीजन कहाँ पे है। और उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। कहने का मतलब जो भी पैरामीटर हम लोग लेके चल रहे हैं या जो भी हम लोग स्टेटमेंट बता रहे हैं वो स्टेटमेंट सच में सही है या नहीं है, मतलब वो स्टेटमेंट कितना सही होगा, कितना गलत होगा, या वो पैरामीटर सच में वो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इन दोनों यूनिट के अंदर। अगर वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो आपके एग्जाम में पहले यूनिट से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सेकेंड यूनिट से आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, थर्ड यूनिट से आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और अगेन फोर्थ यूनिट से आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकेंड एंड फोर्थ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेमेस्टर 2 में तो है ही इंपॉर्टेंट, एज वेल एज आगे चल के जब आप सेमेस्टर 4 में इकोनॉमेटिक्स पढ़ोगे जहाँ पे आप मॉडल बनाना सीखोगे वहां पे भी सेकेंड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट का पूरा अच्छे तरीके से यूज है। और आगे चल के कोई भी स्टैट्स का आप काम करोगे हमेशा आपको सेकेंड एंड फोर्थ यूनिट के जो भी टॉपिक्स है उसके यूज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब आप उसको यूज करोगे ही करोगे। तो आपको मेनली सेकेंड एंड फोर्थ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एंड फर्स्ट एंड थर्ड बेसिक है, इसको तो आप पढ़ोगे, मतलब सेमेस्टर 2 में तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इसको तो सीखना ही। जब तक बेसिक नहीं आएगा, जब तक आपको एस्टिमेटर निकालना ही नहीं आएगा, तब तक आप आगे का कोई काम तो कर ही नहीं सकते। तो पहले सारे इनको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन थर्ड सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ को अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह बना के रखने हैं, सो डेट कि आगे कभी यूज हो तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ सको और रिवाइज कर सको। ये सारे के सारे जेएल बोर्ड से ही करना है। आपको मैंने बता दिया था पहला यूनिट चैप्टर नंबर 5 से करने 3 सेक्शन, सेकंड यूनिट के लिए आपको चैप्टर नंबर 6 एंड 7 यूज करना है, और थर्ड यूनिट के लिए आपको चैप्टर नंबर 8 का एक ही सेक्शन यूज करना है दैट इज 8.1, और फोर्थ के लिए आपको चैप्टर नंबर 8.2 से लेकर 8.5 एंड चैप्टर नंबर 9। मैं हम लोग जो बेसिकली जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, जो भी बेसिकली मेरे से पढ़ेंगे उनको मैं ये थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों यूनिट एक ही साथ कराऊंगा, मतलब चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है वो मैं एक साथ कराऊंगा। और ये दोनों यूनिट अपना अलग अलग डिफरेंट तरीके से हो। यहाँ तक में किसी को डाउट है नहीं सिलेबस को लेकर? चलिए, अगर सिलेबस को लेकर कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। स्टैट्स में मेरे तरफ से आप लोगों को एक बुकलेट दिया जाएगा, जिस बुकलेट के अंदर में हर एक यूनिट के करॉस्पॉन्ड में जो क्वेश्चंस है आपके जेएल बोर्ड के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो, एज वेल एज जो भी रेफरेंस बुक अलग अलग है उनके क्वेश्चंस एंड ड्यू के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो सब आप लोगों को मेरे बुकलेट के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप ये जेएल बोर्ड फॉलो करते हो तो भी सही है, अगर आप फॉलो नहीं करते हो
तब भी आपका काम बन जाएगा। मतलब जो भी मैं आप लोग को बुक प्रोवाइड करूंगा, मैं अपना बुकलेट जो दूंगा, वो सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैं बुक को भी पढूं और बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, तो आप वो कर सकते हो। और बुक के सारे क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आए तो आप बेसिकली वो क्वेश्चन के डाउट पूछ सकते हो बाय यूजिंग व्हाट्सअप या फिर लाइव क्लास में, कभी भी आप बेसिकली क्वेश्चन को भेजकर पूछ सकते हो। बुकलेट के सारे क्वेश्चन सोल्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर आप अपने रीडिंग्स को भी सॉल्व कर रहे हो तो इसके भी सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। मतलब जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होंगे वो आप डाउट बेसिकली मेरे से पूछ सकते हो। बुकलेट अगर मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को बुकलेट दिया जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ओरिएंटेशन सेशन में आप लोगों को दिखा दिया था, शो कर दिया था। बट देखो, ये आपका यूनिट नंबर 1 का बुकलेट है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी आपके रीडिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं। कोई डाउट है एनीवन आपके सिलेबस में? और क्या मैं आप लोगों को बुकलेट प्रोवाइड करूंगा उसमें क्या सब रहेगा, इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर डिवोर का बुक छोड़कर ये जो आपने बुक प्रोवाइड की है इसको पूरा सॉल्व कर लें तो इनफ है। डेफिनेटली एनफ है। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट एनीवन? चलिए, अब कोई डाउट नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को स्टैट्स का सिलेबस कुछ इस तरीके से कराऊंगा। पहले यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, फिर सेकंड पढ़ेंगे, एंड फिर थर्ड एंड फोर्थ को क्लब करके एक साथ पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 1 के अंदर में आप लोगों को बेसिक चीजें सीखनी है, जहां पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, बट जो कैलकुलेशन आप करोगे वो सिंपल वाला होगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब चीजें हैं, तो आपको बस ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। और डेफिनेटली 20 मार्क्स का जो भी यहाँ से क्वेश्चन आता है वो आराम से आप 20 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास कोई डाउट है? चलिए। यस नव्या, अगर आप सिर्फ डिवोर करते हो तो वो भी एनफ है। मतलब डिवोर से ही क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे, बट डायरेक्टली डिवोर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम किया जाता है एग्जामिनर के थ्रू, तो वो फ्रेमिंग आपको सीखनी पड़ेगी, जो कि आप पास शीट जब सॉल्व करोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी क्वेश्चंस का पैटर्न क्या सब हो सकता है। चलिए, सो आज के क्लास में, जो कि आज फर्स्ट क्लास है स्टैट्स का, इंटरमीडिएट स्टैट्स का, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सैंपलिंग के बारे में। अब क्या जो हम लोग सेमेस्टर 2 के अंदर में स्टैट्स पढ़ रहे हैं, इसमें सेमेस्टर 1 का कोई टॉपिक यूज होगा स्टैट्स का? यस डेफिनेटली होगा। कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि आपने सेमेस्टर 1 के स्टैट्स में यूनिट नंबर 1 में कुछ मीन मीडियन मोड के क्रॉसपॉन्ड में प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी थी, तो वो आपको यहाँ पे यूज किया जाएगा। यूनिट नंबर 3 के अंदर में आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा था, और वहां से एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस आप करते थे, वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। फिर यूनिट नंबर 4 के अंदर में जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली कॉन्टिन्यूस के अंदर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने किया हुआ था, तो उसके पीडीएफ्स वगैरह उसके तरीके यहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो बेसिकली सेमेस्टर 1 का 30 से 40% टॉपिक आपके सेमेस्टर 2 में आपको आना चाहिए, सो दैट कि आप सेमेस्टर 2 के स्टैट्स को अच्छे तरीके से कर पाओ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जितना भी टॉपिक सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 2 में यूज होगा, उन सभी टॉपिक की क्लासेस आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। और जो भी बेसिक होगा वो पहले आपको क्लास में बताया जाएगा। लेटर सपोज मैं सेमेस्टर 2 में पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक मैंने स्टार्ट किया जिसमें कि सेमेस्टर 1 का कंसेप्ट यूज होगा, तो पहले मैं आपको ये थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा, और उसके बाद इसका यूज इसमें कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पूरा रिवीजन के लिए आप लोगों को सेमेस्टर 1 की पूरी क्लासेस दी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई बच्चा ऐसा है जिनको ये लग रहा हो कि सेमेस्टर 1 का चीजें मेरे को याद नहीं है या कुछ पता नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सारा रिवीजन कर सकते हो सेमेस्टर 2 के साथ। ठीक है, चलो। अच्छा, थोड़ा सा मैं ना बेसिक से लेके जाऊंगा। मेरी जो भी क्लासेस होंगी मैं कुछ चीजें बहुत बेसिक में बताऊंगा, तो माइट भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा ओवर स्मार्ट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जिनके पास होता है, उनको लगे कि हाँ, कि सर ये सब तो पता है। बट इतना हल्के में मत लेना, अगर मैं कोई छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उसका पेपर में यूज होगा। अब आपको समझ में आ गया होगी कि कुछ पेपर जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स को डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, उसमें बेसिक चीजें बहुत रहती है। तो आपको हर एक बेसिक को जो भी मैं नोट्स कराऊंगा वो सबको अच्छे तरीके से नोट करना है और ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैंपलिंग के बारे में कि सैंपलिंग होता क्या है। सैंपलिंग एक तरीके से इट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, आप कहते हैं पॉपुलेशन क्या होता है? थोड़ा सा मैं एक चीज और रिकॉल कराता हूँ। आपने सेमेस्टर 1 के अंदर में स्टैट्स से कॉरस्पॉन्ड में जो भी पढ़ा है ना, वो आपके पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन थे। मतलब आपके सेमेस्टर 1 के अंदर में आप अज्यूम करके चलते थे कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग पॉपुलेशन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर एग्जामिनर आपसे सैंपल मांगना चाहता था तो क्वेश्चन वो सैंपल मेंशन करता। सिमिलरली यहाँ सेमेस्टर 2 के अंदर में उल्टा है।
यहाँ पे आप जो भी पढ़ोगे वो सब के सब सैंपल, मतलब सैंपलिंग के क्रॉसपॉन्ड में पढ़ोगे, मतलब पॉपुलेशन डेटा नहीं पढ़ोगे, सैंपल डेटा के बारे में पढ़ोगे। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियो में नॉर्मली 10 में से 9 बार, और यू कैन से 95% चांस ऐसा आएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर में सैंपल का ही यूज करोगे, पॉपुलेशन का यूज नहीं करोगे। सैंपल का यूज करने का कुछ तरीका होता है, मतलब एक तरीके से कुछ इंपॉर्टेंस है कि क्यों सैंपल को यूज कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन अवेलेबल भी है तब भी हम सैंपल को क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कंसिक्वेंसेस है और कुछ एडवांटेज भी है, वो मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो पहले ये समझ लो कि सेमेस्टर 1 में पॉपुलेशन से काम करते थे, सेमेस्टर 2 में सैंपल से काम करते हैं। जैसे सेमेस्टर 1 जो मेरे से पढ़ा होगा उनको मैंने बताया था कि सेमेस्टर 1 में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को साइलेंट रखता है तो आपको समझ जाना है कि ये पॉपुलेशन से काम करेगा। लेकिन सेमेस्टर 2 में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को साइलेंट रखता है तो आपको समझ जाना है कि ये सैंपल से ही काम होगा, मतलब यहाँ पे आप पॉपुलेशन का यूज नहीं कर सकते। सिंस आज आप सैंपल भी जानते हो तो आपको पॉपुलेशन एंड सैंपल में जो यूज किया गया नोटेशन है वो आज अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सेमेस्टर 1 में अगर आप एक्स बार म्यू की जगह पे कुछ भी लिखते, मतलब म्यू की जगह पे एक्स बार या एक्स बार की जगह पे म्यू कुछ भी लिखते तो चलता, आपको नंबर मिलता। बट सेमेस्टर 2 में नंबर कट जाएंगे, तो हर चीज को आपको बहुत बेसिक से अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन होता क्या है, जो कि मैंने सेमेस्टर 1 में आप लोगों को बताया था, बट फिर अगेन रिपीट करते हैं। पॉपुलेशन बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, जिस भी फील्ड में हम अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके कोई भी मान लेते हैं डेटा को समराइज करना चाहते हैं, तो उस फील्ड में जितने डेटा अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर फील्ड में जितना डेटा अवेलेबल है, उन सभी को हम लोग पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जिस भी फील्ड में मैं स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करके कोई रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, उस फील्ड में जितने भी डेटा अवेलेबल होंगे उन सभी को जब मैं एक साथ कंसिडर करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 2025, मतलब 2025 की मैं बात करूंगा, 2025 में सीबीएसई क्लास 12 के अंदर में दिल्ली वाले बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है या दिल्ली वाले बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सीबीएसई क्लास 12 में 2025 में जितने भी 12th क्लास के बच्चे थे दिल्ली के अंदर में, उन सभी को मैं कंसिडर करूंगा और वही मेरा पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन क्लास 12 में तो बहुत सारे और भी बच्चे होंगे जो बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, उत्तराखंड से होंगे, लेकिन उन सबको मैंने अलग कर दिया, वो मेरा पॉपुलेशन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली के क्रॉसपॉन्ड में काम कर रहा हूँ तो दिल्ली के ही सारे बच्चे को मैं लेके चलूंगा। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर फील्ड में जितना डेटा अवेलेबल है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। तो सीबीएसई क्लास 12 के अंदर में 2025 में जितने भी क्लास 12 के बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे वो मेरा पॉपुलेशन कहलाएगा। अब सैंपल क्या होता है, तो जैसा आपको मैंने बताया कि पॉपुलेशन के सबसेट को ही हम लोग बोलते हैं सैंपल। मतलब उन्हीं सभी स्कूल में से अगर मैं किसी 10 या 20 स्कूल को लेता हूँ और 20 स्कूल के बच्चे को मैं कंसिडर करता हूँ क्लास 12 वाले को, तो मैं उसको बोलूंगा सैंपल। एक तरीके से पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है सैंपल। यहाँ तक क्लियर है क्या होता है सैंपल, क्या होता है पॉपुलेशन? इन किसी को डाउट? चलिए, आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बता दिया है। अब बात ये करते हैं कि हम लोग सैम्पलिंग क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं पॉपुलेशन को निकाल सकता हूँ तो मैं पॉपुलेशन पे ही अपना काम क्यों नहीं करूँ, मैं सैंपल को क्यों यूज करूँ? हो सकता है ना कि सैंपल में बहुत कुछ मिस हो जाए। देखो मैं बताता हूँ आपको, कई बार हमारे पास पॉपुलेशन डेटा इतना बड़ा होता है जिसको कि आप अच्छे तरीके से रिग्रेस नहीं कर पाओगे। जब आप अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखोगे तो कई बार आपके पास पॉपुलेशन डेटा इनफाइनाइट रहेंगे, उनको आप रन ही नहीं कर पाओगे सॉफ्टवेयर पे। तो ऑन दैट केस आपको उनका सैंपल लेकर ही काम करना पड़ेगा। तो कई बार पॉपुलेशन डेटा इतना बड़ा होता है कि हम लोग पॉपुलेशन को यूज नहीं कर सकते, उसके सैंपल को यूज करते हैं। पहला तो की कारण ये है सैंपल सीखने का। दूसरा कारण क्या है, मान लेते हैं लेट अस सपोज ये एक डिजिटल पेन है और मेरे को इस डिजिटल पेन का डिमांड चाहिए किस पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो 2026 के लिए। मतलब 2026 में एट रुपीज 10 पे इस डिजिटल पेन की प्राइस क्या होगी। और लेटेस्ट सपोज इस डिजिटल पेन को मैं ही बनाता हूँ, मेरी कंपनी बनाती है, और ये 1995 से ये मार्केट में लॉन्च है। तो कहने का मतलब क्या है, और मान लेते हैं 1995 में भी इसका प्राइस 10 ही था और आज भी इसका प्राइस 10 ही था। तो मैं आप लोगों से किसी को मान लेते कोई भी आप लोगों में से स्टेटिशियन को मैं बुलाऊंगा और मैं आप लोगों को बोलूंगा मेरे को बताओ कि एट रुपीज 10 पे 2026 में क्या प्राइस होगा। तो हो सकता है आप मेरे से डेटा मांगोगे कि 1995 से लेकर 2025 तक इस P = 10, मतलब 10 रुपए के प्राइस पे आपने कितना सामान बेचा है। मतलब 1995 में आपने ये पेन कुछ कुछ बेचा हुआ, सपोज मैंने 50 यूनिट्स बेचे हैं, फिर मैंने 60 बेचे हैं, सिमिलरली 2025 से मैंने इसका 1200 यूनिट 1200 यूनिट बेचा होगा। तो मैंने अलग अलग ईयर में एट रुपीज 10 पे, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने रखा कि प्राइस सेम है, तो अलग अलग ईयर में एट रुपीज 10 पे
मैंने जो भी पेन बेचा है, जो भी पेन की डिमांड हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो जितना अभी आपके पास नॉलेज है, आप क्या करोगे, इन सभी डेटा को लोगे और इसका एवरेज निकाल दोगे और कह दोगे कि ये जो एवरेज आया है ना, मतलब ऑन एन एवरेज 2026, मतलब 2026 के अंदर में 10 रुपए में आपके पास इतना डिमांड होगा। लेकिन ये अगर आप करते हो तो हो सकता है कि आपने क्या किया, एक गलत डेटा का यूज किया है। क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताओ, ये एक डिजिटल पेन है, क्या आप सभी एग्री करते हो 2014 से पहले, जब तक पूरा डिजिटली नहीं हुआ था, लेकर सपोज मान लेते हैं जियो के लॉन्च होने से पहले, जो आप लोग इंटरनेट संबंधित कोई भी यूज चीजों का जो यूज करते थे वो बहुत कम करते थे। और 2014 के बाद जब से जियो लॉन्च हुआ या इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो चुकी है, तो आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो। तो अगर मैं 2014 से पहले वाला डेटा को कंसीडर करता हूं, तो हो सकता है ये डेटा से जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा। तो कई बार हमें पुराना डेटा लेकर जो है ना, हमारा जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी गलत हो सकता है। क्योंकि अगर 2026 की मैं बात करूं तो अभी जनरेशन चेंज हो चुका है, अच्छे तरीके से हमारे पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अनलिमिटेड डेटा रहता है। तो हो सकता है इस टाइम पे डिजिटल पेन की जो डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को यूज ना करके मैं इसके बाकी मतलब जो लास्ट के 10 साल का डेटा है उसको यूज करूंगा, सो डैट कि जो भी मेरा रिजल्ट आए वो एक्यूरेट आए। तो कई बार हम लोग जानबूझकर भी पॉपुलेशन को यूज ना करते हुए पॉपुलेशन के सैंपल को यूज करते हैं। यहां तक में किसी को डाउट है नहीं कि सैंपल क्यों यूज करते हैं? सबको क्लियर है? चलिए। तो कहने का मतलब ये है कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ये आपने सीख लिया, और सैंपल क्यों सीख रहे हैं हम लोग, इसका क्यों यूज होता है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब बारी बारी से समझते हैं चीजों को। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में नोटेशन के बारे में। क्लास में बने रहना, आज की क्लास में आप लोगों को 10 नंबर का, मतलब एग्जाम में 10 मार्क्स का पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसका मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता दूंगा आज की क्लास में। 1 घंटे में मतलब आप 10 मार्क्स ला सकते हो पेपर के अंदर। देखिएगा, नोटेशन में लेटर सपोज हमारे पास अगर पॉपुलेशन से हम काम कर रहे हैं तो मैं क्या यूज करूंगा, और अगर मैं सैंपल से काम कर रहा हूं तो मैं क्या यूज करूंगा। सबसे पहले साइज। अगर मेरे पास साइज पॉपुलेशन का है तो उसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मेरे पास साइज सैंपल का, सैंपल डेटा का है, तो उसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आज इस बार सेमेस्टर 2 के अंदर में आप हर एक क्वेश्चन में इस बात को ध्यान रखोगे कि आप कैपिटल एन यूज कर रहे हो या स्मॉल एन यूज कर रहे हो। अगर सैंपल डेटा है तो स्मॉल एन, और पॉपुलेशन डेटा है तो कैपिटल एन। सेकेंड वन अब हम लोग बात करते हैं मीन के बारे में। मीन का रिप्रेजेंटेशन जो होता है पॉपुलेशन के क्रॉसपॉन्ड में, वो होता है म्यू से। ये यू नहीं है, ये म्यू है, MIU करके आप समझो, म्यू। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपके पास पॉपुलेशन का डेटा का ऑब्जर्वेशन होगा उन सभी का समेशन ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कैपिटल एन। ये होता है इसका फॉर्मूला। सैंपल मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एक्स बार से। तो का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी सैंपल डेटा होंगे उन सभी का समेशन ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी डेटा है उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर दोगे। सेमेस्टर 1 में आप एक्स बार के जगह पे म्यू, म्यू के जगह पे एक्स बार लिख सकते थे, आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता, मतलब आपके मार्क्स नहीं करते। लेकिन सेमेस्टर 2 के अंदर में आपको म्यू के प्लेस पे म्यू और एक्स बार के प्लेस पे एक्स बार ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इंटरचेंज करते हो तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा, कई कई बुक में क्या होता है, जैसे आप डीबोर्ड के अलावा कई और अलग बुक रेफरेंस जब लोगे तो वहां पे क्या होता है कि जो भी आपके पास पॉपुलेशन का सिंबल है ना, इसी सिंबल पे एक हैट लगा दिया जाता है। अगर हैट लग गया तो वो उसी चीज का सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि सैंपल मीन को किसी किसी बुक में म्यू हेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हेड का बेसिकली मतलब होता है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर कहने का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहा है आपको ऑथर कि जो ये म्यू हेड है ना, ये पॉपुलेशन का एस्टिमेटर है, मतलब पॉपुलेशन का सैंपल है। मतलब अगर मैं पॉपुलेशन डेटा को ही तो बता, मतलब जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उसी को मैं समराइज कर रहा हूँ, लेकिन इसके एस्टिमेटर को लेकर। तो अगर किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर पे हेड लग गया तो वो एक तरीके से सैंपल पैरामीटर की तरह क्रिएट किया जाता है, जिसको कि आप एस्टिमेटर वर्ड से भी यूज करते हो। ये बात क्लियर है? चलिए, आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया। अब साइज हो गया, मीन हो गया, सेकेंड वन वेरिएंस। यहाँ पे हम लोग वेरिएंस में पॉपुलेशन में सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस में मीन। मीन में यहाँ पे क्या होगा, म्यू। याद करो आप सेमेस्टर 1 के अंदर में एक्स माइनस एक्स बार लगा देते थे।
तो सेमेस्टर 1 तक ठीक था, आज नहीं होगा। तो समेशन ऑफ एक्स माइनस में म्यू का स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन पॉपुलेशन डेटा। सैंपल में सैंपल वेरिएंस को हम लोग एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस में एक्स बार मतलब सैंपल का मीन, इन सब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस वन, जहां पे स्मॉल एन आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल डेटा, और वन एक सिंगल नंबर है, और इस पूरे को एन माइनस वन को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, जो कि आपको आगे चल के समझाया जाएगा क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नॉर्मली हमारे पास सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इसी में मान लेते हैं, इसी चीज को किसी और बुक में सिग्मा हैट स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देगा, अगर हैट लगा देगा तो मतलब पॉपुलेशन का ये एस्टिमेटेड है, मतलब सैंपल। अब आगे, जब साइज मीन वेरिएंस हो चुका है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग ओनली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, मतलब जो भी आप पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालोगे, इसी का आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होगा, जो भी आप सैंपल का वेरिएंस निकालोगे उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद चलो, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, एक तरीके से परसेंटेज का फॉर्म है। मान लेते लेटर सपोज पूरे इकोनॉमी में, या इकोनॉमी को छोड़ दो, मान लेते दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में ना टोटल 10,000 स्टूडेंट है जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि एक ऐसा कॉलेज है, लेटर सपोज राजधानी कॉलेज, इसमें ना मान लेते हैं 1,000 ऐसा बच्चा है जो कि इको ऑनर्स कर रहा है। तो मेरे को ये निकालना है कि राजधानी में पूरे डीयू का कितना प्रोपोर्शन बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, राजधानी में जो बच्चे होंगे फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये जो भी मेरे पास आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज ये 10% आया, मतलब 10% पूरे डीयू के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट जो है उनमें से 10% जो है वो राजधानी में पढ़ रहे हैं। एक तरीके से परसेंटेज की तरह काम कर रहा है, और परसेंटेज प्रोपोर्शन सेम ही चीज होती है। तो प्रोपोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन के टाइम पे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या बताता है, जो भी आपके फेवरेबल आउटकम का ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो कैपिटल एन का मतलब मैं पॉपुलेशन से काम कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं सैंपल की बात करूं तो इसको स्मॉल पी से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, जो भी आपका फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय, जो आपने लेटर सपोज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका राजधानी कॉलेज का 1,000 बच्चा फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आपके लिए क्या किया, पूरे डीयू के बच्चे को नहीं लिया आपने, डीयू के 20 कॉलेज ले लिया, तो 20 कॉलेज एक तरीके से सैंपल हो जाएगा। तो कैपिटल स्मॉल एन, यहाँ पे स्मॉल एन इज नथिंग बट अ सैंपल साइज, साइज ऑफ दी सैंपल जो आपने 20 कॉलेज लिया है। यहां तक किसी को डाउट है एनीवन, सिंबल में नोटेशन में कोई है जिसको कुछ पूछना हो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अब सैंपल के लिए और पॉपुलेशन के लिए क्या सब नोटेशन हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट था कि आपको नोटेशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट हम लोग सीखते हैं। क्या सीखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल डेटा फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा। अगर मेरे पास पॉपुलेशन डेटा गिवन है, तो अगर उसमें से मेरे को सैंपल सिलेक्ट करना है तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड को हम लोग यूज करते हैं। आपको एग्जामिनर किस मेथड से निकालना है ये मेंशन करेगा। एक मेथड हमारे पास होता है विथ रिप्लेसमेंट वाला, जहां पे हम लोग अपने डेटा को रिपीटेशन अलाउ करके चलेंगे, तो विथ रिप्लेसमेंट। और एक हमारे पास होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का बेसिक मतलब होता है जहां पे आप रिपीटेशन को अलाउ कर सकते हो, मतलब रिपीट कर सकते हो अपने नंबर को, ऑब्जर्वेशन को। विदाउट रिप्लेसमेंट में नो रिपीटेशन अलाउड, नो रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। यस देखिए, सो आपको बोला गया नंबर ऑफ वेज बताओ किसी पॉपुलेशन डेटा से अगर सैंपल डेटा निकालते हैं तो क्या होगा। तो कहता है अगर मैं विथ रिप्लेसमेंट से नंबर ऑफ वेज निकालू, नंबर ऑफ वेज अगर मैं विथ रिप्लेसमेंट से निकालू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैं विथ रिप्लेसमेंट लिख रहा हूं, तो फॉर्मूला होता है
एन पे पावर स्मॉल है, वेयर कैपिटल एन इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन डेटा और स्मॉल एन इज द साइज ऑफ सैंपल डेटा, मतलब जितने का सैंपल आप लोगे वो स्मॉल एन की वैल्यू होगी, और कैपिटल एन जो पॉपुलेशन डेटा में जितने नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो। सिमिलरली अगर मेरे को विदाउट रिप्लेसमेंट के क्रॉसपोर्ड में निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी एन, जहां पे कैपिटल एन आपके पास क्या है, पॉपुलेशन का साइज, स्मॉल एन जितने का सैंपल आप ले रहे हो वो, और सी का मतलब कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे चीजें किस तरीके से काम करेंगी। आप लोग को ये नोट्स दे दिया जाएगा, आप नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप डायरेक्टली आपको नोट्स मिलेंगे। मान लेते हैं आपके पास एग्जामिनर ये कहता है कि आपके पास एक पॉपुलेशन डेटा गिवन है। अब क्या है पॉपुलेशन डेटा? लेट अस सपोज 1, 2 एंड 3, तो तीन ऑब्जर्वेशन है पॉपुलेशन डेटा में। तो अगर आप सभी एग्री करो तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू 3 है, क्योंकि आपके पॉपुलेशन डेटा में तीन ही ऑब्जर्वेशन है, तो कैपिटल एन की वैल्यू 3 है। अब आपको बोलता है कि आप क्या करो, इस पॉपुलेशन डेटा से दो दो के सैंपल बताओ, मतलब कि स्मॉल एन इज इक्वल टू 2, मतलब आपको इस पॉपुलेशन डेटा से दो दो के सैंपल बोले गए, तो मतलब आप जो सैंपल डेटा निकालोगे वो दो दो नंबर के होंगे। तो स्मॉल एन आपका 2 है, तो आप पूछोगे कि किस तरीके से निकालना है, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? तो कहेगा कि बताओ विथ रिप्लेसमेंट से कैसे होगा। अगर मैं विथ रिप्लेसमेंट यूज करता हूं, इट मीन्स यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड हो सकता है, तो नंबर ऑफ वेज का जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो लगाऊंगा एन पे पावर स्मॉल एन विच इज 3 पे पावर 2 दैट इज 9, मतलब टोटल 9 तरीके से 9 वेज है कि मैं इन गिवन पॉपुलेशन डेटा में से दो दो के सैंपल सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं वही विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करता तो मेरे पास क्या होता, जो नंबर ऑफ वेज है वो होता एन सी एन विच इज 3C2, जिसका आंसर क्या आता, 3 आता। सभी को आई थिंक कॉम्बिनेशन आता होगा। एनसीएन का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीएन का एन का फैक्टोरियल अपॉन में, चलो आर के कॉरेस्पॉन्ड में बता दूं, चलिए इस तरीके से, या इसको थोड़ा और आप जिन्हें शुरुआत में जो पढ़ा होगा आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, क्लास 11th आई थिंक, एन सी आर ऐसे बोलते थे आप, एन का फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करते हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उसी तरीके से आप ब्रेक करोगे तो आपके पास ये आएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट करूंगा तो मेरे पास टोटल 3 डिफरेंट वेज से मैं पॉपुलेशन डेटा का दो दो के सैंपल ले सकता हूँ। अब एग्जामिनर कहता है कि आप इसको लिस्ट कीजिए। लिस्ट मतलब जो आप बता रहे हो ना कि विथ रिप्लेसमेंट में 9 डिफरेंट वेज है और विदाउट रिप्लेसमेंट में 3 डिफरेंट वेज है, तो उसको लिख कर बताइए। तो अगर मेरे को गिवन पॉपुलेशन डेटा से 1, 2, 3 से टोटल 9 वेज से दो दो के सैंपल लेने हैं, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, जहां पे कि कोई एक नंबर दो बार रिपीट भी हो रहा है, और 1, 2, 2, 1 इस तरीके से भी रिपीटेशन अलाउड है। तो क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 वेज है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं गिवन जो पॉपुलेशन डेटा था मेरे पास 3 नंबर का, इनमें से दो दो के सैंपल में सेलेक्ट करके बना रहा हूँ। मतलब ये मेरे लिए कोई एक सैंपल कहलाएगा, ये मेरे लिए दूसरा सैंपल है, ये मेरे लिए तीसरा सैंपल है, और हर एक सैंपल मेरे पास दो दो के हैं। साइज क्या है, दो दो का। तो आपको यही बोला गया था निकालने के लिए, जो कि आपने निकालना। इसमें किसी को डाउट एनीवन, सैंपल को लिस्ट कैसे किया है? सर एक बार लिस्ट दोबारा बता दीजिए। ठीक है, मेरे को बोला गया था कि यहाँ पे ये पॉपुलेशन डेटा है, आप इससे ना आप दो दो के सैंपल लिस्ट करो, विथ रिप्लेसमेंट के साथ टोटल 9 वेज हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, मतलब जो गिवन नंबर था उसका आपने दो दो के नंबर के पॉसिबिलिटी, हर एक पॉसिबिलिटी को लिख दिया। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब अब कुछ भी लिखोगे। अब 1, 1 दोबारा तो नहीं लिख सकते ना, वो तो एक बार आ चुका है। 1, 2 दोबारा नहीं लिख सकते, 2, 1 को दोबारा नहीं लिख सकते, तो टोटल 9 वेज ही था। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली अगर मेरे को विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, तो बोलता है विदाउट रिप्लेसमेंट के टाइम पे आप इस 1, 2, 3 से जो दो दो का सैंपल बनाओगे वो तीन ही सैंपल बन सकते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो कहता है 3 सैंपल कैसे बन सकते हैं, लिस्ट करके दिखाओ। तो मैंने बोला कि वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, या तो 1, 1,
या तो, एक सेकेंड, या तो 1 2, या तो 2 3, या तो 1 3, जहां पे कि कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं हुआ है और कोई भी एक पूरा का पूरा सैंपल और दूसरा आपको नहीं दिख रहा होगा। क्लियर है? आप इसके अलावा कुछ भी करोगे तो मतलब वहां पे रिपीटेशन आ जाएंगे। समझ में आया? किस तरीके से विदाउट रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने लिस्ट किया है और किस तरीके से विथ रिप्लेसमेंट में लिस्ट किया है। सबसे पहले तो विथ रिप्लेसमेंट में कितने बन सकते थे वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, विदाउट में कितने बन सकते हैं वो पता होना चाहिए, और उसके बाद बोलेगा लिस्ट करने तो कुछ इस तरीके से लिस्ट होगा। यहां तक क्लियर है किसी को कि सैंपल कैसे आया है? एनीवन? ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फिर से मैं बताता हूँ नब्बे। देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। आपको बोला विदाउट रिप्लेसमेंट में ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब इस गिवन पॉपुलेशन डेटा से आप तीन ही दो दो के सैंपल निकाल सकते हो। वो कुछ इसी तरीके से होगा ना, या तो 1 2 2 3 1 3। इसके अलावा कुछ भी आप लेके चलो। मान लेते हैं आप 1 3 लेते हो, वो ऑलरेडी पहले से हो चुका है। 3 1 लेते हो तो 3 1 और 1 3 आपस में तो सेम ही चीज है, ये रिपीटेशन हो गया। 1 1 नहीं ले सकते, ये भी रिपीट हो गया। तो बस यही तीन पॉसिबिलिटीज है, 1 2 2 3 1 3। क्लियर? ये क्लियर है ना भैया? चलिए, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले तो एक तरीके से पहले सीखा है नोटेशन, उसके बाद कि कैसे हमारे पास अगर पॉपुलेशन गिवन हो तो उससे मैं सैंपल निकाल सकता हूँ, जिसके दो तरीके थे, एक तो विथ रिप्लेसमेंट का, एक विदाउट रिप्लेसमेंट का। अब आगे थर्ड वन, तीसरे में हम लोग सीखने वाले हैं सैंपल मीन के बारे में। सैंपल मीन कहने का मतलब ये, जो भी आपने सैंपल निकाला है उसके मीन निकल सकते हैं, वो आप मीन निकालो। तो मैंने अभी जब विथ रिप्लेसमेंट यूज किया था, विथ रिप्लेसमेंट यूज किया था, तो मेरे पास जो सैंपल आए थे वो कुछ इस तरीके से आए थे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। और जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट जब मैंने यूज किया था, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मेरे पास जो आए थे वो ये आए थे, 1 2 2 3 एंड 1 3। अगर मैं विथ रिप्लेसमेंट से मीन निकालना चाहूं तो कुछ इस तरीके से मेरे पास जो सैंपल है एक्स आई, यानी मतलब ये एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, ये तीसरा सैंपल है। आप आगे चल के जब इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो इन्हीं में से किसी एक सैंपल को आप उठाओगे, लेकिन यहाँ पे आपने 9 डिफरेंट सैंपल बना लिए थे गिवन पॉपुलेशन डेटा से। तो अगर मैं ये एक सैंपल, इसको मैं पहला सैंपल कंसिडर करूं, तो बताओ किसी भी सैंपल का, किसी भी डेटा का मीन कैसे निकालते हैं? इसके पास जितने ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं 1 1, ये एक सैंपल है, इसका मीन निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, जो कि 1 आ जाएगा। ये क्लियर है कि 1 1 का जो सैंपल मीन आएगा वो 1 आएगा। 1 2 का सैंपल मीन क्या आएगा, 1 + 2 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1.5। ये क्लियर है सभी को? जैसे मान लेते कोई वेरिएबल है 1 1, इसका मीन कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, नो, तो 1 + 1 2 डिवाइड बाय एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, ये 1 आ गया। अगर यही जगह पे क्या है 1 2 रहता, तो समेशन इन सब का समेशन आता 3, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है तो 1.5 आ जाता, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आपने क्या निकाला, सैंपल मीन निकाला है, मतलब जितने भी सैंपल्स आपके पास आए थे बारी बारी, उन सभी का आपने मीन निकाला। ठीक है? सो 1 3 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 1 का अगेन 1.5 आएगा। 2 2 का अगेन 2 आ जाएगा। 2 3 का आई थिंक आपके पास 2.5 आ जाएगा। 3 1 का मीन आ जाएगा 2। 3 2 का मीन आ जाएगा 2.5, एंड 3 3 का मीन आ जाएगा 3। तो यहां तक में किसी को डाउट है कि कैसे सैंपल मीन निकला गिवन गिवन सैंपल का? इस पूरे अलग अलग सैंपल के सैंपल मीन में किसी को डाउट ही नहीं बन? ये क्लियर है? सिमिलरली अगर मेरे को यहां से सैंपल मीन निकालना होता, तो अगेन 1 2 का मीन क्या आएगा, 1.5। 2 3 का मीन एवरेज क्या आएगा, दैट इज 2.5। 3 1 का एवरेज क्या आएगा, 2 आएगा। अब एक बात बताओ, जो आपने विथ रिप्लेसमेंट से सैंपल मीन निकाला था, क्या ये सभी के सभी मीन सेम है या अलग अलग है? क्या ये एक्स बार यूनिक है, मतलब यूनिक मतलब सेम है या अलग अलग है? सिमिलरली अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो क्या सभी के मीन जो है वो सेम है या अलग अलग है? एनीवन? बताओ भाई, ये तो दिख रहा होगा।
बोलो, क्या यहाँ पे मीन सभी के सेम है या अलग अलग है? यूनिक है मीन या फिर रैंडम है? सर यूनिक अलग है है। सर। अलग अलग है, ये बात मानते हो? कहने का मतलब साफ साफ दिख रहा है ना कि जो आपका एक्स आर अलग अलग सैंपल से जो मीन आया है वो सेम नहीं है, यूनिक नहीं है। वो क्या है? रैंडम है, मतलब एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो अगर जो मीन है आपका वो एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अलग अलग सैंपल से अलग अलग मीन आ रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा? और अगर ये रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा तो डेफिनेटली इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बन सकता है। और अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बन सकता है, इसका एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस भी निकल सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो सैंपल लिस्ट किया था उससे सैंपल मीन कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। विथ रिप्लेसमेंट होता तो इस तरीके से निकालते, विदाउट रहता तो इस तरीके से निकालते। अब फोर्थ पार्ट, सिंस आपका जो सैंपल मीन आया है वो एक रैंडम आया है, मतलब यूनिक नहीं है, तो आप उसका क्या कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। तो आप जो फोर्थ पार्ट में सीख रहे हो दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। देखते कैसे निकालते हैं। मेरे पास सैंपल मीन कुछ इस तरीके ऐसा आया था। क्या सब आ सकता है? मतलब सैंपल मीन में देखा क्या सब या तो 1 आ सकता है, 1.5, 2 और 3 एंड 2.5। तो टोटल 5 डिफरेंट नंबर्स है, तो मैंने वो पहले लिख दूंगा मैं कुछ इस तरीके से। जो मेरा सैंपल मीन है वो क्या सब आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या तो 1.5 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 2.5 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। मतलब यही 5 पॉसिबिलिटीज है सैंपल मीन के आने के विथ रिप्लेसमेंट में। यहाँ देखो, इन्हीं 5 में से कोई एक चीज होगा। तो ये एक तरीके से क्या है, 5 डिफरेंट वैल्यू को कैरी कर सकता है। ये एक्स बार एक रैंडम वेरिएबल है जो कि ये 5 डिफरेंट वैल्यू को कैरी कर सकता है। अब इसका मैं क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। कहता है 1, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैं इसमें देखूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल आपके पास आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें कि 1 कितनी बार है? एक बार। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम है 9, फेवरेबल आउटकम है 8, तो 1 डिवाइड बाई 9। 1/9 इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। सिमिलरली 1.5 अगर चेक करें तो 1.5 कितनी बार है? एक, दो, दो बार है। तो टोटल आपके पास 9 था, तो 1.5 2/9 इतनी प्रोबेबिलिटी आने की। अगर 2 चेक करें, 2 कितनी बार है? तो मेरे पास एक तो यहाँ 2 है, एक तो यहाँ 2 है, एक तो यहाँ 2 है, टोटल 3 बार 2 आ सकता है। तो कहने का मतलब 2 आने की जो पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, होगी 3/9। सिमिलरली 2.5 की बात करें तो 2.5 या तो एक बार यहाँ आएगा या तो एक बार यहाँ आएगा, तो दो ही चांसेस है। तो दो चांसेस मतलब 2/9। और 3 की बात करें तो 3 एक ही बार आ सकता है, देखो यहाँ पे। तो फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल 9 है, तो 1/9। आप इन सब को ऐड करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या मेरे पास ये 1 आएगा? 2 1 3 3 6 2 8 1 9, यस, इन सब का टोटल 1 आ गया। तो ये जो आपके पास बना है इसी को तो बोलते हैं लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे एक वेरिएबल और उसके होने की प्रोबेबिलिटी आप लिखते हो टेबलर फॉर्म में। क्लियर है कि कैसे हम लोगों ने सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला? इसमें किसी को डाउट ही नहीं बन? सिमिलरली अगर मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे विथ रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में निकालना होता तो मैं क्या लिखता? एक्स बार यहाँ पे तो 3 ही है और तीनों ही अलग अलग नंबर है, तो मैं लिखता यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार 1.5। टोटल नंबर 3 है, फेवरेबल 1 है, तो ये आता 1/3। इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी 1/3। इन सब का टोटल आ जाता मेरे पास में। तो नॉर्मल इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकालो। यहाँ तक में कोई डाउट है एनीवन? ये क्लियर है फोर्थ पार्ट कि कैसे हम लोगों ने सैंपल मीन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका निकाला है? किसी को डाउट? चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, कई बार आप जब क्वेश्चंस हो सकता है यहाँ पे तो नॉर्मली हमारे पास डेटा था तो हम लोगों ने इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाला है। हो सकता है क्वेश्चन में हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट दे दे कि मान लेते हैं एक कॉइन को हम लोगों ने 2 बार टॉस किया, तो हेड आना मेरे लिए मान लेते हैं फेवरेबल आउटकम है। तो हो सकता है कि दोनों बार हेड आए, मतलब यहाँ पे 1 1 की जगह पे हेड हेड लिखे। तो ये हेड हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बार आने की 1/2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/4। तो जब ये क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे तो वहां पे आपको मतलब अच्छे से बताया जाएगा। बट नॉर्मली अगर मेरे पास डेटा था तो मैं इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने निकाला। मतलब आपने सेमेस्टर 1 के अंदर में यूनिट नंबर 3 जब आपने पढ़ा था तो वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, फिर आप बोलते थे एक्स क्या सब वैल्यू कैरी करेगा और उसके होने की प्रोबेबिलिटी। यही तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
ये सब आपको रिवीजन करने के लिए दिया भी जाएगा सेमेस्टर 1 का, एज वेल एज क्लास में सेमेस्टर 2 में सिखाया भी जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो अलग अलग बातें। यस, क्या डाउट है यजुस? सर इसमें हमने एज्यूम किया है कि जो 1 2 और 3 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, इनमें सबके आने के कुछ इक्वली प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो 1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 होती, नहीं नहीं, 2 की हाँ, अगर वो 0.2 गिवन होती होता, थी। पेपर में गिवन होता, फिर यहाँ पे मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया, यहाँ पे नॉर्मली मेरे पास कोई नंबर था गिवन, और उस हम्म। नंबर में से कुछ नंबर मैं निकाल रहा हूँ, दैट्स इट। ओके सर। हो, अब पेपर में हो सकता था, अगर आपको बोलता पॉपुलेशन डेटा है जिसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 3 आने की 0.4 है, तो ऑन दैट टाइम अगर 1,1 निकालते तो मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0.2, दोबारा 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.2, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास 0.2 इंटू में 0.2, जो कि 0.04 ये आता प्रोबेबिलिटी पे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे मेरे पास इन सभी के होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखा, तो एक नंबर मैं नॉर्मली देख रहा हूँ, ये सब नंबर है और इन सब नंबर के आने के मैं चांसेस देख रहा हूँ, डेट्स इट। मतलब कहने का मतलब आप ऐसा कहते हो ना कि एक डाइस को थ्रो करते हो, एक डाइस में 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बोलते हो आप, 1/6। जो आपको चाहिए 1 और टोटल नंबर 6 है, तो 1/6 वैसे ही तो लिखते हो। क्लियर? यस सर, तो अगर हाँ। मान लो जैसे आपने भी बताया प्रोबेबिलिटी दी होती 0.2 0.4, तो उसमें हम हम्म। इंडिपेंडेंट मानते हैं ना सारी प्रोबेबिलिटीज की, हम हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर हाँ, पा रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको क्वेश्चन में हैं। गिवन भी होगा हर चीज। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने सैंपल मीन सीख लिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ है, तो डेफिनेटली सी बात है हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे किसका, मीन का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। बताओ अगर हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसका एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं सेमेस्टर 1 में, एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, इन सबको मल्टीप्लाई करके इनका टोटल करते थे ना, ये आ जाएगा 1/9, ये आ जाएगा आपके पास 1.5 इंटू में 2, कितना आएगा बताओ एनीवन? 1.5 इंटू में 2 3 आएगा, 3/9, ये आ जाएगा आपके पास 6/9, ये आ जाएगा आपके पास 5/9, ये आ जाएगा आपके पास 3/9। अब इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो भी आएगा, 3 1 4 6 4 10 5 15 3 18, 18/9 विच इज नथिंग बट 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार मेरा क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू, जो कि मेरे पास 2 आया है। क्या ये इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि ये आपने सेमेस्टर 1 में सीखा हुआ है? किसी को डाउट है कि कैसे ये निकला? क्लियर है? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाता हूँ। मेरे पास जो पॉपुलेशन डेटा था, जो मेरे पास ये पॉपुलेशन डेटा था, वो क्या था, 1 2 एंड 3। तो अगर मैं पॉपुलेशन डेटा से पॉपुलेशन का मीन निकालता, जिसको कि मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता, वो कैसे आता, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, पॉपुलेशन डेटा का समेशन 3 2 5 + 1 6 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, जो कि क्या आता, 2 आता। तो मैं क्या साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन डेटा का मीन है वो 2 है, और इसी पॉपुलेशन से जो आपने सैंपल लिया था, उस सैंपल मीन का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी 2 है। म्यू इज दी पॉपुलेशन पैरामीटर, जो कि पॉपुलेशन डेटा के मीन को बताता है। एक्स बार इज दी सैंपल पैरामीटर, जो कि सैंपल डेटा के मीन को बताता है। तो अगर एक्स बार, जो कि इस म्यू का एस्टिमेटर है, इस एक्स बार का एक्सपेक्टेशन इस म्यू के बराबर आ जाए, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ जो आपका ये सैंपल पैरामीटर था, इसका एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ जाए, तो ऑन दैट टाइम हम लोग बोलते हैं ये जो मेरे पास एक्स बार है ना, जो सैंपल पैरामीटर है, इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर। अगर आपके सैंपल पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन उसी के पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ जाए, मतलब एक्स बार क्या होगा, इसी का तो एस्टिमेटर है। तो अगर इसका जो सैंपल पैरामीटर है, इसका एक्सपेक्टेशन इसके पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे इस सैंपल पैरामीटर को कि वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ये बात आप लोगों ने समझा? ये क्लियर है सभी को? बोलो गाइस, इज इट ओके? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। क्लियर है? चलो।
एटलीस्ट बोला कीजिए, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, अब तो पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हो वो समझ में आ गया, और अगर आपके सैंपल पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन उसके पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग अनबायस्ड एस्टिमेटर करते हैं, ये भी आपने सीख लिया। अब आगे देखते हैं। अब मेरे को अगर वेरिएंस निकालना हो, तो सभी को पता है अगर वेरिएंस ऑफ एक्स बार, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ये क्लियर है सभी को? दिस इज, ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, ये आपने अपने अकेडमी में भी सीखा होगा, सेमेस्टर 1 में भी सीखा होगा। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर आपको निकालना है। तो क्या आप एग्री करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक और कॉलम बनाते थे, दैट इज एक्स बार का स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ये आपने सेमेस्टर 1 में किया होगा। मतलब मैं इस एक्स बार का स्क्वायर निकालूंगा और इसके प्रोबेबिलिटी से, मतलब कॉलम 1 का स्क्वायर करके कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये नंबर आएगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर इंटू में 1/9, तो ये 1/9 ही आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर इंटू में 2/9 करके देखिए क्या आ रहा है, 1.5 का स्क्वायर इंटू में 2, ये 4.5 आ जाएगा, तो इसको मिलता हूँ 4.5/9। सिमिलरली 2 का स्क्वायर इंटू में 3/9, तो 4 इंटू में 3/9 दैट इज 12/9। सिमिलरली 2.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/9 इंटू में 2, सो 12.5/9। और 3 का स्क्वायर तो 9 इंटू में 1/9, तो 9/9। अब इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या है टोटल, एक तो 12.5 है, फिर 9 है, उसके बाद है मेरे पास अगेन 12, इसके बाद है हमारे पास 4.5, और उसके बाद हमारे पास है 1। तो मेरे पास ये आ रहा है 39, तो 39/9 ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर है? और नॉर्मली आप लोगों को पता भी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, समीशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है। ये आया था 39/9, और ये मेरे पास आया था 2 का स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेड एक्स बार 2 आया था उसका स्क्वायर कर दिया, ये 39/9, और ये मेरे पास आएगा 4। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9, 39 माइनस में 36, जो कि फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा दैट इज 3/9, जिसको कि आप 1/3 कह सकते। क्लियर है यहाँ पे वेरिएंस कैसे निकला? यहाँ तक किसी को डाउट एनी वन? सिंपल था कैलकुलेशन वेरिएंस निकालने का। अब जब वेरिएंस निकल चुका है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, जो कि क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स बार, जो भी वेरिएंस ऑफ एक्स बार आए उसका स्क्वायर रूट कर दो। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट ही नहीं वन? अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको हम लोग रीड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। एक्स बार मतलब सैंपल मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन बोलो या फिर स्टैंडर्ड एरर बोलो, दोनों सेम चीज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अलग है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन अलग है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन को ही स्टैंडर्ड एरर भी बोला जाता है। मतलब कई बार आपको इस वर्ड को भी यूज किया गया होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन और यू कैन से स्टैंडर्ड एरर को हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सिग्मा, और इसके सबस्क्रिप्ट में एक्स बार डाल देते हैं। तो दिस इज नथिंग बट अ सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड एरर, और यू कैन से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। ये बात समझ में आ गया? एनीवन, किसी को डाउट है यहां तक? बोलो भाई, सबको समझ में आया ये यहाँ तक? अक्षत, अंबिका, आम्या, अनिका, सभी को समझ में आया ये? एक्सक्यूज मी चलिए। सर। यस वंशिका। सर ये जो आपने लिखा है सिग्मा और उसके साइड पे एक्स बार, ये नोटेशन है? यस नोटेशन है, बिल्कुल। ऑलराइट। सिग्मा उसके नीचे मैक्स बार, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले तो हम लोग
किसी भी पॉपुलेशन डेटा से सैंपल कैसे निकाल सकते हैं और उसको लिस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सीख लिया। जब सैंपल निकाल लिया तो उसका सैंपल मीन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी सीख लिया। अब जब सैंपल मीन मैंने निकाल लिया तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी देख लिया। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बन गया तो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वो भी देख लिया। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो भी देख लिया। मान लेते हैं आप एग्जाम में बैठते हो, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, कहता है आपको कि एक पॉपुलेशन डेटा गिवन है। अब वो क्या गिवन है, लेट अस सपोज 1, 3, 6, 9, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं गिवन एक पॉपुलेशन डेटा आपको दे रखा है। आपको बोला पहले पार्ट में फाइंड आउट द पॉपुलेशन मीन, जिसको कि आप म्यू से रिप्रेजेंट करोगे, एंड सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस। आपको बोला बी पार्ट में हाउ मेनी ऑफ सैंपल साइज, या इस तरीके से लिखो, हाउ मेनी सैंपल of size 2 can be drawn from the population parameter या population data, from the population data by using without replacement, by using without replacement। और बोला आगे आपको कि जो भी होगा उसको आप लिस्ट भी करो, लिस्ट दें। सी पार्ट में बोला फाइंड आउट द probability distribution of sample mean, एंड डी पार्ट में बोला आपको सो दैट जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होगा, मतलब सैंपल मीन का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो म्यू के बराबर होगा, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन होगा वो सिग्मा अपॉन में अंडर रूट स्मॉल एन, फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ है कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन माइनस में 1, ये होगा। ठीक है, मतलब कि जो सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे वो इसके बराबर होगा। और इसमें ये जो सिग्मा है, कोई बताएगा ये सिग्मा क्या है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन? एनीवन, व्हाट इज दिस सिग्मा? सैंपल और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। और ये कैपिटल एन किसका साइज है, सैंपल या पॉपुलेशन? पॉपुलेशन। और स्मॉल एन सैंपल का। अब इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आपको आएगा 10 मार्क्स। क्या आप लोग ये सभी चीजें अभी सीख चुके हो, मतलब पेपर में अगर हम लोग आराम से कर सकते हैं? यस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 5 में से 4 बार आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपके इस साल के पेपर में भी इस तरीके से आगे डेटा गिवन होगा और बोलेगा ये सब चीजें निकालो और 10 मार्क्स आपको देंगे। चलिए बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होता है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हमारे पास जो पॉपुलेशन डेटा गिवन था, आई थिंक वो था 1, 3, 7 एंड 9, यही है, देख ले। सॉरी 1, 3, 6 एंड 9। तो 1, 3, अच्छा इसको 7 एंड 9 रखता हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। आप 6, 9 से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब बेसिकली 7 मैंने क्यों किया, अगर किसी को डाउट आ रहा होगा, क्योंकि मैं जब भी मैं किसी भी ऑड नंबर को जोड़ूंगा ना तो वो एक इवन नंबर दे देगा और उसके बाद उसका डिवीजन वगैरह करना थोड़ा इजी होगा, दैट्स व्हाई। चलिए सो पॉपुलेशन डेटा मेरे पास ये गिवन है। सबसे पहले पार्ट में बोला गया था आप पॉपुलेशन डेटा का मीन निकालो, म्यू वो क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ एन। अगर आप सभी एग्री करो क्या मैं कह सकता हूँ कि टोटल मेरे पास एन क्या है, 4। टोटल 4 नंबर है, 4 ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, तो पॉपुलेशन की साइज 4 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं क्या करूंगा, समेशन ऑफ एक्स मतलब 1 + 3 + 7 + 9 डिवाइड बाई 4। अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 9, 7, 16, 3, 19, 1, 20, 20 डिवाइड बाई 4 जो कि आ जाएगा 5। तो मेरे पास जो पॉपुलेशन मीन आया वो 5 आया। और बोला था पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए, वो कैसे आएगा, वो होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर होल डिवाइड बाय कैपिटल एन। अगर आप सभी एग्री करो तो मेरे पास एक्स क्या है, दैट इज 1,
3 7 9। तो मैं यहाँ से x माइनस म्यू का स्क्वायर अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? मेरे पास म्यू आया है 5, और x माइनस म्यू क्या होगा, मतलब 1 - 5 दैट इज -4, और -4 का स्क्वायर 16, तो मैं लिखूंगा 16। सिमिलरली यहां से 3 - 5 x माइनस म्यू, तो 3 - 5 दैट इज -2, -2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो मैं लिखता हूँ 4। सिमिलरली 7 - 5 2 का स्क्वायर 4, 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर 16। और इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 16 16 32 4 36 और 40 40। ये जो 40 आया वो क्या आया? एक्स माइनस म्यू स्क्वायर का समेशन ही तो आया, ये ऊपर वाला टर्म। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास ऊपर वाला टर्म है 40, नीचे वाला है 4, इससे मेरे पास आ गया दैट इज 10। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये 10 आया तो क्या मैं कह सकता हूँ सिग्मा क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। क्लियर? तो पहला पार्ट मेरे पास आराम से इजीली सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग बी पार्ट में। बी पार्ट में आपको क्या बोला था कि आपके पास जो भी पॉपुलेशन डेटा थे, जो कि क्या था 1 3 7 एंड 9, जो कि बेसिकली n = 4 था। इसमें आप दो दो के सैंपल साइज आपको बताने हैं कितने हो सकते हैं, मतलब स्मॉल n = 2 है, ये आपसे बोला गया था कि दो दो का सैंपल साइज बताओ, और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या मैं कह सकता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है? n मतलब 4c2। ये बताएगा 4c2 कितना आएगा? 6 आएगा। टोटल 6 वेज हो सकते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये सब इसको ब्रेक करना आता हो। तो नंबर वो वेज की पूछा गया था वो आपने बता दिया 6 वेज। अब बोला था जो नंबर ऑफ वेज आया है उसको लिस्ट भी करो, मतलब कि जो आप 6 तरीका बता रहे हो कि 4 में से दो दो का होगा उसको आप अच्छे से लिखो भी। तो 1379 से क्या सब हो सकता है? एक तो 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, फिर 37 हो सकता है, 39 हो सकता है, और फिर और कुछ है 79 हो सकता है। तो क्या ये 6 हो गए? 1 2 3 4 5 6, यस। मतलब कि आपके पास जो पॉपुलेशन डेटा था, मैं अगेन लिख देता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। दैट इज 1 3 7 9। इनमें से आप दो दो के पेयर बनाकर सैंपल ले रहे हो, और रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जहां पे रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, यही हो सकता है ना, या तो 13 होगा, या तो 17 होगा, या तो 19 होगा। मतलब 1 का पहले सबके साथ आपने रिलेशन बना दिया, फिर 3 का बाकी के साथ बना दिया, फिर 7 का रिमेनिंग के साथ बना दिया। अब बाकी आप उल्टा करोगे 9 7 तो ऑलरेडी 7 9 आ चुका है, 9 3 करोगे तो ऑलरेडी 3 9 आ चुका है। तो आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं, टोटल 6 ही वेज है, वो 6 वेज आपने यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है? अब आपको क्या बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ किसका? सैंपल मीन का। अगर सैंपल मीन का मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है तो मैं जो गिवन ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास सैंपल ही तो आया है। अगर मेरे को इस सैंपल से सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सैंपल मीन निकालना पड़ेगा। और सैंपल मीन क्या होगा? 1 3 का सैंपल मीन, ये एक सैंपल है, 1 3 एक सैंपल है, इसका मीन निकालेंगे तो क्या आएगा? जो भी सैंपल है उन सबका एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 2। सिमिलरली 7 + 8 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 4। 9 + 1 10 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 5। 7 + 3 10 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 5। फिर 9 + 3 12 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 6। और 9 7 16 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 8। कहने का मतलब आपके पास 2 4 5 5 6। अच्छा, एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहना कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। और ए, तो ये आपके पास सैंपल मीन आ गए। तो सैंपल मीन में कौन कौन से नंबर कैरी कर रहे हैं? एक तो 2 कैरी कर रहा है, एक तो 4 कैरी कर रहा है, एक तो 5 आ रहा है, एक तो 6 आ रहा है, एक तो 8 आ रहा है। आप इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है? कैसे निकले प्रोबेबिलिटी? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 6, जिसमें कि टू टू कितनी बार है? एक ही बार। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। सिमिलरली 4, टोटल 6 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही बार, तो 1/6। टोटल 6 है, 5 दो बार आया है, तो 2/6। 6 एक ही बार आया है तो 1/6। 8 एक ही बार आया है तो 1/6। अब इन सबका एडिशन आपको चेक करो, 1 2 4 2 6। अगर एडिशन 1 आ रहा है तो इट मीन जो आपने बनाया है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने बी पार्ट को सॉल्व किया, डेट इज जहां पे आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। यहां तक कि किसी को डाउट? इसका बी पार्ट, सॉरी बी पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, सैंपल साइज निकाल के लिस्ट भी कर लिया। सी पार्ट आप सॉल्व करते जहां पे आपने सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है। क्लियर है यहां तक? अब आपके पास डी पार्ट आते हैं। सो डी पार्ट में क्या बोला गया? अच्छा, ये बी एंड सी था ना,
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने बी एंड सी पार्ट कर चुके। डी पार्ट में बोला आपको कि आप प्रूफ करो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू के बराबर आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार ये इसके बराबर होगा। तो मैंने ऑलरेडी, हम लोगों ने पहले पार्ट में म्यू 5 निकाल लिया है, तो हमें निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। अगर ये भी 5 के बराबर आ जाए तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो यहां से हम निकाल सकते हैं एक्स बार और प्रोबेबिलिटी एक्स बार का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके समीशन। तो मेरे पास एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, ये जो आएगा, ये आएगा 2/6, ये आएगा 4/6, ये आएगा 10/6, ये आएगा 6/6 और ये आएगा मेरे पास 8/6। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो 8 6 14 10 24 4 28 30, तो 30/6 आ जाएगा, विच इज व्हाट 5 ना। 30/6 नथिंग बट इक्वल टू 5। तो मेरे पास क्या दिख रहा है, ये 5 के बराबर है, विच इज म्यू। म्यू भी 5 ही आया था, हेंस प्रूफ। ये पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए क्या बोला गया कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इसके बराबर होगा। मतलब आपका टू प्रूफ क्या है, आपका टू प्रूफ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार जो है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन, कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन माइनस में 1। सबसे पहले हम लोग पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। तो एलएचएस मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स बार। तो सबसे पहले वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकाल ले, क्या होता है फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिट नंबर 1 में नॉर्मली आप कैलकुलेशन करोगे बस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बस यही आपका यूनिट नंबर 1 है, जहाँ पे आप चीजें सीख रहे होते हो। अब ध्यान से देखते हैं, हम लोगों ने ये ऑलरेडी निकाल लिया है, 5 है तो इसका 5 का स्क्वायर, ये मेरे को निकालना है। और ये कैसे निकलता है, तो मैं अगेन एक और कॉलम बनाऊंगा जहां पे एक्स बार का स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार करूंगा। तो एक्स बार का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 1/6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/6। 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू में 1/6, तो ये आ जाएगा 16/6। 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 2 है, तो 25 इंटू में 2 होगा तो 50/6, तो मैं यहाँ लिखूंगा 50/6। 6 का स्क्वायर 36, तो 36/6। 8 का स्क्वायर 64 इंटू में 1/6, तो 64/6। अब इन सबको मैं ऐड करता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे पास आता है। तो 4 6 4 10, 6 16 4 20, 20। तो बेसिकली यहाँ पे 0 2, तो 6 2 8 3 11 5 16 17, आई थिंक 170 आएगा। यस सर। क्लियर है सभी को 170? कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया है? ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, ठीक है, 170/6 आया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 170/6। तो कहने के बाद हमारे पास क्या है, 170/6 माइनस में 25, तो 170 माइनस में 150 डिवाइड बाई 6, जो कि फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा, 20/6। जिसको आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ये बेसिकली अगर मैं 2 से नहीं तो 10/3, ये आप लिख सकते हो। तो 10/3 आपके पास ये आ गया। अगर 10/3 ये आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स बार विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। ये आपके पास क्या है, एलएचएस आया है। अब आप क्या करो, आरएचएस को सॉल्व करो। आरएचएस को सॉल्व करो, वो क्या है आपके पास, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन, फिर स्क्वायर रूट के अंदर में कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन, फिर कैपिटल एन माइनस में 1। सारी वैल्यू को पुट करो। सिग्मा आपके पास मतलब आपके पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए क्या आया है, ये है अंडर रूट 10 आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट 10। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये है अंडर रूट 10। स्मॉल एन क्या था, अंडर रूट 2, मतलब जितने का आपने सैंपल लिया था, स्मॉल एन 2 2 का सैंपल लिया था तो 2। फिर कैपिटल एन कितना था 4, क्योंकि आप 4 4 लेके चल रहे थे ना, टोटल पॉपुलेशन 4 थे, माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस में 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 10 अपॉन में अंडर रूट 2, यहाँ से भी ऊपर आएगा अंडर रूट 2, नीचे आएगा अंडर रूट 3। क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ से ये कट जाएगा और फाइनल जो आपके पास बचेगा दैट इज अंडर रूट 10 अपॉन में अंडर रूट 3, जिसको कि अंडर रूट 10/3 आप कह सकते हो। क्या ये आरएचएस के बराबर है, सॉरी एलएचएस के बराबर है, हेंस प्रूफ। ये देखो √10/3 और ये देखो √10/3। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को?
एनीवन यहाँ पे कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया पता है, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में स्टैंडर्ड एरर और यू कैन से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन के लिए एक फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर आप मेरे पास पॉपुलेशन का साइज और सैंपल का साइज गिवन हो, पॉपुलेशन का मेरे पास अगर क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, तो मैं सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट है आपको याद भी रखना है। देखिए, कहता है कि सिग्मा एक्स बार मतलब व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। इसके दो फॉर्मूला हो सकते हैं, अभी तो हम लोगों ने निकाला था एक ही, दूसरा आप निकाल सकते हो, बाकी मैं लिखवा रहा हूं। देखिए क्या सब हो सकता है, कहते हैं एक तो फॉर्मूला इसका ये हो सकता है, सिग्मा अपॉन में स्मॉल एन, अंडर स्मॉल एन, बेसिकली स्मॉल एन इज दी सैंपल साइज, फिर स्क्वायर रूट के अंदर में कैपिटल एन माइनस में स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस में वन। एक ये फॉर्मूला हो सकता है, और एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट स्मॉल एन। अगर सेम क्वेश्चन को आप विथ रिप्लेसमेंट से करते तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला आता वो ये आता। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्या किया था, विदाउट रिप्लेसमेंट से। तो जब भी मेरे पास क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, सिंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला होगा, और इन केस ऑफ विथ रिप्लेसमेंट जो सैंपल मीन के फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला होगा निकालने का वो ये होगा। यहाँ पे कोई डाउट एनीवन? यहां तक क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये भी क्लियर है, अब एक चीज और हम लोग करते हैं फिर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, ये सब आप लोग करके चलना है, ध्यान से देखिएगा। कई बार आपके क्वेश्चन में विथ रिप्लेसमेंट से यूज करना है या विदाउट से करना है ये मेंशन नहीं होगा, तो आपको कुछ ढूंढना है या कुछ रूल ऑफ थंब याद रखना है। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि जो कैपिटल एन है दिस इज द पॉपुलेशन साइज, एंड जो स्मॉल एन है दिस इज द सैंपल साइज। तो सबसे पहला नोट, इफ अगर आपका सैंपल साइज जो कि स्मॉल एन है वो आपके पॉपुलेशन के साइज से, मतलब जो कैपिटल एन है, अगर वो 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से बड़ा हो, तो इस केस में हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करते हैं। अदरवाइज अदरवाइज हम लोग विथ रिप्लेसमेंट यूज करेंगे। कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, लेट अस सपोज कैपिटल एन आपके पास 1000 है, स्मॉल एन आपके पास लेट अस सपोज 20 है। तो आप एक मेरे को बात बताओ, यहाँ पे जो स्मॉल एन है, क्या मैं कह सकता हूँ ये स्मॉल एन कैपिटल एन के 5% से भी कम है? 5% मतलब क्या, 5% ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, 5/100 इंटू में एन, यही तो है। आप देख लो इसका 10,000 का या 1000 का, नॉर्मली ये 1000, आप 1000 का 5% निकालो, 1000 का 5% कितना आएगा, 50 आएगा। और सैंपल साइज कितना है, 20। तो सैंपल साइज आपके पॉपुलेशन साइज के 5% से भी छोटा है। अगर छोटा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, विथ रिप्लेसमेंट पे। और अगर ये बड़ा होता तो हम लोग क्या करते, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अगर मान लो ये स्मॉल एन 60 रहता, 55 रहता, तो क्या करते हम लोग, विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करते। ये पहला कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे हम लोग दोनों ही सैंपल, मतलब दोनों ही साइज को, मतलब पॉपुलेशन एंड सैंपल के साइज को देखकर जज करेंगे कि हमें क्वेश्चन में कौन सा यूज करना है, विदाउट या विथ। क्लियर है? चलिए, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कहता है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन साइज। अगर मान लेते क्वेश्चन में पॉपुलेशन साइज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है, देन वी विल यूज विथ रिप्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है, कुछ गिवन नहीं रहता, तो ऑन दैट टाइम में क्या करेंगे, विथ रिप्लेसमेंट यूज करेंगे। क्लियर है?
अगर क्वेश्चन में सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज गिवन होता है तो हम लोग पहले कंपेयर करेंगे। अगर सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के 5% से भी ज्यादा हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट, 5% से कम हो तो विथ रिप्लेसमेंट। और अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है इन्फॉर्मेशन तो हम लोग विथ रिप्लेसमेंट यूज करेंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट एनी वन? क्लियर है? अच्छा, अगर डाउट नहीं है तो मान लेते लेते सपोज एक क्वेश्चन गिवन रहता है मेरे पास, कहता है कि वी हैव सैंपल ऑब्जर्वेशन that is x is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सैंपल ऑब्जर्वेशन है एंड जो सिग्मा है वो 2 है। ठीक है, पहले पार्ट में बोला आपको फाइंड आउट सैंपल मीन, और दूसरे पार्ट में आपको बोला फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। बताओ क्या पहले पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सैंपल मीन निकालने के लिए उनका समेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइडेड बाय स्मॉल एन जो कि क्या होगा, समेशन डिवाइडेड बाय 10। जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा सैंपल मीन का। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास है, बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला मेरे पास गिवन है। एक तो सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन इंटू में स्क्वायर रूट एन माइनस स्मॉल एन अपॉन में एन माइनस वन, और एक तो नॉर्मली सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन। तो बताओ अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इंफॉर्मेशन हम इसमें ये वाला यूज करेंगे या ये वाला करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? बताओ इसमें कौन सा करेंगे, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? एनीवन? ऊपर वाला, वेरी गुड वंशिका। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट को यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कैपिटल एन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मेरे पास कैपिटल एन के बारे में इंफॉर्मेशन होता तो मैं कैपिटल एन और ये जो सैंपल का स्मॉल एन का ऑब्जर्वेशन है 10, इन दोनों को बीच में मैं कंपेयर करता। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट वाला यूज करूंगा, दैट इज सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन। सिग्मा मेरे को पता है 2, अंडर रूट एन मेरे को पता है दैट इज एन, बेसिकली पता है मेरे को 10। अब इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन में मान लेते गिवन होता कि कैपिटल एन इज इक्वल टू 500 600, तो फिर हम कंपेयर करते। क्लियर है एनीवन? कोई डाउट? क्लियर है सभी को? कोई डाउट? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो कोई डाउट है? अच्छा, मान लेते एक और सिंपल सा कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके पास देता, लेट सपोज कहता आपको जो एक पॉपुलेशन डेटा है दैट इज 1 3 एंड 5, ये गिवन है आपके पास। पहले पार्ट में आपको बोला फाइंड आउट पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस, ये पहले पार्ट में बोला आपको। दूसरे पार्ट में आपको बोला हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन population data by using without replacement, विदाउट रिप्लेसमेंट। या लेट अस सपोज अगर आप चाहो तो यहाँ पे विथ भी कर सकते हो, मतलब विदाउट लेके चलते, विथ करेंगे तो वैसे सारे लिखेंगे, लिस्ट करेंगे, आपको पता है ऑलरेडी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट, और बोला आपको लिस्ट देम। और सी पार्ट में बोला आपको कि सो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये एस स्क्वायर क्या है? सैंपल वेरिएंस। तो आपको बोला सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर होगा, ये प्रूफ करो। देखते हैं क्या कर देंगे। पहले पार्ट में जो भी मेरे पास पॉपुलेशन डेटा गिवन था, आई थिंक 1 3 एंड 5 था, इससे मीन मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 5 प्लस 3 मतलब समेशन ऑफ एक्स अपॉन में कैपिटल एन विच इज 5 3 8 1 9 डिवाइड बाई 3 जो कि 3 आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। उसके बाद अगर मैं सिग्मा स्क्वायर निकालना चाहूँ तो आप निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे मेरे पास जो मीन है, मतलब ऑब्जर्वेशन है 1 3 5 है, तो x माइनस म्यू का जब स्क्वायर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास,
1 माइनस में 3 -2 का स्क्वायर 4, फिर 3 - 3 0 का स्क्वायर 0, फिर 5 - 3 2 का स्क्वायर 4। तो इन सब का एडिशन आ जाएगा आपके पास 8। ये आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल N विच इज 8/3। क्लियर यहां तक? तो ए पार्ट आपने निकाल लिया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या बोला था कि जो भी पॉपुलेशन डेटा आपके पास गिवन है दैट इज 1 3 एंड 5, इससे कितने दो दो के सैंपल निकाल सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा बताओ, NCN मतलब 3C2, जो कि क्या आएंगे 3 वेज। तो तीन ही तरीका है, तीन ही वेज होंगे। अब मैं उनको लिस्ट कर रहा हूँ, लिस्ट करूंगा तो क्या सब आएगा, या तो 1 3 हो सकता है, या तो 1 5 हो सकता है, या तो 3 5 हो सकता है। बस यही पॉसिबिलिटी है। अगर वही कहता विथ रिप्लेसमेंट, तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, n पे पावर स्मॉल n 3 पे पावर 2, मतलब 9 वेज हो सकते हैं। क्या सब, 1 1 1 3 1 5, फिर 3 5, फिर सॉरी 3 1 3 एंड 3 5, फिर 5 1 5 3 एंड 5 5, मतलब 9 वेज, मतलब हर एक का तीनों के साथ कॉम्बिनेशन चलेगा उस तरीके से। अच्छा ये लिस्ट हो चुका है, क्लियर है। मतलब ये मेरे पास क्या एक तरीके से सैंपल है, एक्सआई को ट्रीट कर सैंपल आपके पास है। मतलब ये एक अलग सैंपल है, ये एक अलग सैंपल, ये एक अलग सैंपल है। आपने यहाँ पे सैंपल बना लिया, ठीक है। अब आगे बोलो सी पार्ट। सी पार्ट में आपको बोला गया था कि आप क्या करो, जो सैंपल वेरिएंस होगा उसका एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर बताओ। एक बात बताओ, जब आपको क्वेश्चन में ये बोला था, आ गया क्वेश्चन ये कि सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा, ये प्रूफ करने के लिए तो आपने सैंपल साइज से किसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, सैंपल मीन का। अगर मेरे को सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन को प्रूफ करना है पॉपुलेशन मीन के बराबर, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, किस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, सैंपल मीन का। तो अगर मेरे को यहाँ पे सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन को प्रूफ करना है पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर, तो मेरे को बताओ यहाँ पे गिवन जो सैंपल आए हैं उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन में बनाऊंगा वो किसका बनाऊंगा, सैंपल वेरिएंस का या सैंपल मीन का। एनीवन? सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस का, वेरी गुड। कहने का मतलब अगर मेरे को सैंपल वेरिएंस एक पैरामीटर चाहिए, एस्टिमेटर चाहिए, तो मेरे को सैंपल वेरिएंस से कॉरस्पॉन्ड में ही डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आज एस स्क्वायर निकालूंगा। पहले मैं एक्स बार निकालता था, तो एस स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो मेरे पास जैसे एक सैंपल ये है, ये कुछ इस तरीके से रहा होगा। मान लेते ये सैंपल है x1, वो क्या रहा होगा 1 और 3। तो एक तरीके से ये मेरे पास एक सैंपल है, इसका मेरे को क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n-1। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, सबसे पहले गिवन x1 जो भी है इसका पहले निकाल लेता हूँ मीन, जो कि क्या आएगा 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 आ जाएगा। तो ये मीन आ गया। अब ये निकालूंगा सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। क्या निकालोगे, x माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, ये आप पहले निकाल लो, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, 2 मतलब 1 माइनस में 2, जो कि वो माइनस माइनस का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इन सब का एडिशन 2 आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ इन सब का एडिशन 2 आया है, और इसका स्क्वायर जो हुआ है आई थिंक 1 का स्क्वायर 1, हाँ ठीक है 2 आया है, और n-1 2 - 1, ये बेसिकली 2/1 जो कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ। मैं दोबारा से रिपीट करूँ, मैंने क्या लिखा, मैंने पहले अपना पहला सैंपल लिया। अब इस सैंपल से मैं सैंपल वेरिएंस निकाल रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूला के लिए मेरे को ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो जो मेरा सैंपल था उसका पहले मैंने मीन निकाला, फिर उसके बाद मैं इस सैंपल के डेटा माइनस में मीन का इन सब का स्क्वायर निकाला। तो मेरे पास क्या 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 3 - 2 1 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो मेरे पास ये आ गया। अब ये जब मेरे पास आ गया तो कहने का मतलब ये क्या, ये समेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे पावर पे स्क्वायर होगा, इस पे नहीं यहाँ पे होगा, इन सब पे होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सबको जब मैंने ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये आ गया दैट इज 2। 2 अपॉन में स्मॉल एन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 ही है, तो 2 माइनस के एक एक, तो 2/1 2 आ गया। तो मतलब पहले सैंपल से जो सैंपल वेरिएंस आया है वो 2 आया है। सिमिलरली अगर मेरे को दूसरा सैंपल निकालना होता जो कि मान लेते हैं सर इसको हमने यहाँ x2, पर सैंपल वेरिएंस क्यों निकाला है? क्योंकि हमें सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन निकालना है। जिस भी पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन निकालना होता है हम उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं।
ओके सर। क्लियर है? अब मान यस लेते हैं सर। मैं ये जो दूसरा वाला सैंपल था इससे वेरिएंस निकालना चाहता हूँ। दूसरा वाला सैंपल मेरे पास क्या था, 1 और 5। और सैंपल वेरिएंस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस एक्स टू बार का स्क्वायर, इनका समेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन का मैं मीन निकाल लेता हूँ। 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2, मतलब ये 3 मीन आ जाएगा। ठीक है, अब जाके 1 - 3 - 2 - 2 का स्क्वायर 4, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4। इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा। और एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n - 1। यहाँ पे ये 8 आया है, ये बेसिकली 8 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये 8 आ जाएगा। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसका भी निकाल लूंगा। मान लो चलो निकाल ही लेते हैं, अगर इतना कर लिए तो। तीसरा मेरे पास जो है वो है 3 और 5। तो मैं पहले क्या करूंगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालूंगा। 3 5 का जो मीन होगा वो होगा आपके पास 4। तो 3 - 4 1, 1 का स्क्वायर, सॉरी 3 - 4 -1, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 ये आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो जो यहाँ से आपके पास एस स्क्वायर आएगा वो आएगा 2/1, बेसिकली 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग दोबारा से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो, बट नॉर्मली अभी तक सही चल रहा है। ये मेरे पास क्या आ गया, सैंपल वेरिएंस आ गया। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, सैंपल वेरिएंस क्या सब नंबर कैरी कर सकते हैं, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब इसका मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, टोटल नंबर 3 है, टोटल नंबर मतलब नंबर ऑफ पेज टोटल 3 है, जिसमें 2 जो है 2 बार आया हुआ है, तो 2/3। और 8 एक ही बार आया है तो 1/3। तो इस तरीके से जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब जाके मेरे को क्या करना है, लेकिन इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो किसी भी चीज का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं यहां से इस चीज को रिमूव करता हूं पहले। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कैसे निकला है। बाकी आप कर सकते हो प्रैक्टिस। अब मेरे को निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर। तो क्या होगा फॉर्मूला, एस स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्क्वायर। तो यहाँ पे एस स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्क्वायर निकालेंगे। 2 इंटू में 2/3 दैट इज 4/3। 8 इंटू में ये 8/3। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 12/3, जो कि 4 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। आपके पास क्या वेरिएंस 4 आया था, आई थिंक वेरिएंस आपका 4 नहीं था, ये 8/3 था। तो माइट भी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया, एक बार आप चेक करना। सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, 3 1 3 5, 5 3 8 1 9, इसका आएगा मीन 3। ठीक है, तो 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4, 3 - 3 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, 5 - 3 तो 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8, तो ये आ गया 8। तो 8/3, तो ये तो करेक्ट है। यहां से देखे जाए, आई थिंक 3 5 का चेक करें एक बार। इसका एस स्क्वायर जो निकालना है 3 और 5, जब आप इसका निकालोगे, मीन जो आएगा ये आएगा 5 3 8/2, ये 4 आ जाएगा इसका मीन। ठीक है, तो एस स्क्वायर के लिए पहले एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा। 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1 + 1, तो बेसिकली मेरे पास ये आ गया 2। तो कहने का मतलब ये आ गया 2। और एस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में स्मॉल n - 1। तो ये पावर पे 2 है, नीचे 2 - 1। तो एक तरीके से ये मेरे पास आ गया 2। तो ठीक है, ये तो 2 मेरे पास करेक्ट है। 1 5 का 8 आया हुआ है। सो 1 5 का चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक। सो मेरे पास ठीक है, 1 5 का जो आपके पास आएगा मीन वो आएगा 3। सो 1 - 3 -2 -2 का स्क्वायर 4, 5 - 3 2, ये भी 4 आएगा। तो 4 4 8 आ गया। और 8/1, क्योंकि यहाँ तो 1, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और 1 3 का आपके पास आता है 4। ओके, सो मेरे पास एक है 1 और 3। 1 3 का जो मीन आएगा 3 + 1 4/2, ये 2 आ जाएगा। तो आई थिंक ये भी 2 भी सही है। तो 2 और 8, 2/3 1/3, तो इट मीन्स व्हाट, 3 1/3, 12/3, ये 4। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं आया है। इसको आप यहाँ पे बोल दोगे ये आपस में इक्वल नहीं है। कहने का मतलब हम लोगों ने कैलकुलेशन पूरा सही किया है। 1 3 5, 1 3 5।
यस, तो कहने का मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर आया है वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं है, ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। मतलब कहने का मतलब जो गिवन प्रूफ था वो प्रूव नहीं हुआ, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ये आपने सुना है। क्लियर है? मतलब मैंने ये रैंडम नंबर दिए थे, तो हो सकता है कि किसी ऐसा, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका एस स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर बायस्ड एस्टिमेटर है, ये अनबायस्ड नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सपेक्टेशन है ये अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर नहीं आया। मैंने कैलकुलेशन चेक किया, सब कुछ सही था, तो मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, तो एस स्क्वायर एक बायस्ड एस्टिमेटर है। ये क्लियर हुआ एनीवन? कोई डाउट यहाँ पे? बाकी जब अपने आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। एनीवन कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो अभी की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम लोग पॉपुलेशन से सैंपल निकाल सकते हैं, और उस सैंपल से सैंपल मीन भी निकाल सकते हैं, सैंपल वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। सैंपल मीन निकालेंगे तो सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, सैंपल वेरिएंस निकालेंगे तो सैंपल वेरिएंस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा। इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार को हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। इसके दो फॉर्मूला होगा, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के भी केस में। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और समझा रहा हूँ। यहाँ जो हम लोगों ने लिखा है ना फॉर्मूला सिग्मा एक्स बार का, जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो ये आप देख लो, जिसको मैं रेड सर्कल से या किसी और से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिएगा, जिसको मैं ग्रीन कलर से डब्बा में लेके आ रहा हूँ, ये वाला स्क्वायर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन माइनस वन, इसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम है इसका, दैट इज फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। समटाइम्स पेपर में 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है, आपको कैपिटल एन दे देता है, स्मॉल एन दे देता है, मतलब पॉपुलेशन का साइज और सैंपल का साइज दे देता है, कहता है कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर निकालो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो दिस इज नथिंग बट अ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। क्लियर है? ये बात समझ में आई सभी को? बोलो गाइस, ये समझ में आया आप लोगों को, ये जो मैंने लास्ट में बताया? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, जहां पे आप लोगों ने एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं वो आपने सीखा है, एंड कई सारी चीजें आपने सीख ली है। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि हमारा जब भी होगा आप लोगों को शेड्यूल दे दिया जाएगा। अगर आप स्टैट्स की क्लास के लिए रजिस्टर कराना चाहते हो आप लोग अपनी बात को, तो आप 6203360410 इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। फी डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। अब मैं फिलहाल इतनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, कोई भी डाउट आप लोगों को हो तो फिलहाल आप पूछ सकते हो।